स्वागत। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की बातें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं, हाँ। जबकि कुछ बस हवा में खो जाती हैं। आज हम इसी कला यानी पब्लिक स्पीकिंग या सार्वजनिक रूप से बोलने की कला की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो बताते हैं कि एक असरदार वक्ता कैसे बना जाए। आज हम मिलकर जानेंगे कि शब्दों में जान कैसे डालें, अपनी बात को कैसे संवारें और उसे लोगों तक ऐसे कैसे पहुंचाएं कि वो न सिर्फ सुने बल्कि समझें और शायद बदल भी जाएं। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसे 3 मुख्य हिस्सों या कह लें कि स्तंभों में बांटते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, भाषा का सोच समझकर इस्तेमाल करना। दूसरा, अपनी बात की एक मजबूत रूपरेखा, एक ढांचा तैयार करना। और तीसरा, उस बात को असरदार ढंग से पेश करना, जिसे हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। तो हम इन तीनों के पीछे के मनोविज्ञान और जो प्रैक्टिकल तकनीकें हैं उन पर बात करेंगे, ताकि सुनने वालों को पता चले कि ये चीजें काम क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। बढ़िया। तो शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, भाषा। शब्द सिर्फ अक्षर तो नहीं होते हैं ना, उनमें गजब की ताकत होती है, जोड़ने की भी, तोड़ने की भी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ अच्छे शब्द चुनना काफी नहीं है, उनको इस्तेमाल करने का तरीका वो ज्यादा मायने रखता है। ऐसा क्यों है? क्या साइंस है इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे कई परतें हैं मनोविज्ञान की। सबसे पहली और बुनियादी बात तो है अपने सुनने वालों को समझना, श्रोताओं को समझना। हाँ, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो विषय के बारे में कितना जानते हैं पहले से, उनकी उस वक्त की भावनात्मक स्थिति कैसी है। अगर हम ऐसी भाषा इस्तेमाल करें जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा तकनीकी शब्द, तो वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ना न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत काम आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या है? हमारा दिमाग वो लगातार सीखता रहता है, नए कनेक्शन बनाता है। तो सरल, स्पष्ट और रिलेटेबल भाषा जो होती है ना, हाँ, वो दिमाग को जानकारी आसानी से प्रोसेस करने और याद रखने में मदद करती है। मुश्किल भाषा एक दीवार सी खड़ी कर देती है। अच्छा, तो सरल भाषा मतलब दिमाग के लिए रास्ता आसान बनाती है। और ये जो सकारात्मकता की बात होती है, पॉजिटिविटी, जी, उसका क्या रोल है? क्या सिर्फ अच्छी मीठी बातें ही काम करती हैं? नहीं, सिर्फ मीठी नहीं, पर ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, न्यूरोसाइंस कहता है कि शब्दों में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलने की ताकत होती है। सच में? केमिस्ट्री? हाँ। सकारात्मक समावेशी भाषा जो होती है वो दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। इससे डोपामीन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। अरे वाह! नतीजा, सुनने वाले ज्यादा आशावादी महसूस करते हैं, ज्यादा सहयोगी बनते हैं और आपकी बात सुनने को ज्यादा तैयार होते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ नकारात्मक या थोड़ी उकसाने वाली भाषा, वो दिमाग की तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, उसको जगा सकती है, जिससे लोग थोड़े रक्षात्मक हो सकते हैं या शायद सुनना ही बंद कर दें। तो बात सिर्फ मीठी नहीं बल्कि सही टोन की है, सम्मानजनक भाषा की है। डेल कार्नेगी भी इसी सकारात्मक माहौल पर बहुत जोर देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शब्द सचमुच सुनने वालों के मूड और उनकी प्रतिक्रिया पर असर डाल सकते हैं। और ये जो भावनाओं पर नियंत्रण की बात है, वक्ता की अपनी भावनाएं कितनी मायने रखती हैं? वो बहुत ज्यादा। यहीं पर वो चीज काम आती है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता। देखिए, वक्ता की भावनाएं ना संक्रामक होती हैं। संक्रामक? कैसे? अगर आप मंच पर घबराए हुए हैं या गुस्से में, तो वो बेचैनी, वो तनाव श्रोताओं तक पहुंच सकता है, भले ही आप शब्द कितने भी अच्छे इस्तेमाल कर रहे हो। सही बात है। तो शांत रहना, तथ्यों पर टिके रहना, और अगर आलोचना करनी भी पड़े तो नफरत से नहीं बल्कि सुधार की भावना से करना। ये आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। हाँ। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो संतुलित और तर्कसंगत लगते हैं। ये बात मुझे उन स्रोतों में मिली, आवाज नाम के लड़के की कहानी याद दिला रही है। बिल्कुल यही सीखा था उसने अपनी टीचर मिस रोशनी से। हाँ, वो कहानी। जब उसे अपने छोटे भाई को साइंस का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाना था, तो उसने भारी शब्दों के बजाय एक सुपर हीरो की कहानी बना दी और भाई झट से समझ गया। कमाल है। और एक बार जब उसके दोस्त ने प्रोजेक्ट में कोई गलती कर दी, तो आवाज को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चिल्लाया नहीं, उसने शांति से समझाया। और नतीजा, दोस्त ने न सिर्फ गलती मानी बल्कि उसे ठीक करने में मदद भी की। देखिए कितना फर्क पड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ क्या कहना है ये जरूरी नहीं,
कैसे कहना ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी भाषा वाले स्तंभ का एक और बहुत शक्तिशाली पहलू है नजरें मिलाना, आई कांटेक्ट। हाँ, आई कांटेक्ट। ये सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं दिखाता, बल्कि सुनने वालों से एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है। शोध बताते हैं कि जब वक्ता नजरें मिलाकर बात करता है तो लोग उसे ज्यादा ईमानदार मानते हैं, उसकी बात में ज्यादा वजन महसूस करते हैं। अच्छा, लेकिन लगातार घूरना भी तो अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, तकनीक सरल है। किसी एक व्यक्ति से बस 3-5 सेकंड के लिए नजरें मिलाएं, फिर धीरे से किसी और पर जाएं। इससे किसी को घूरने जैसा भी नहीं लगता और सबको लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। ये एक तरह से मोनोलॉग को डायलॉग में बदल देता है, क्योंकि आप श्रोताओं के चेहरे के भावों से फीडबैक भी ले पाते हैं। आवाज ने अपनी प्रतियोगिता जीतने वाली स्पीच में इसी तकनीक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। हाँ, नजरें मिलाने से वाकई वो कनेक्शन महसूस होता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, स्पीच की रूपरेखा या आउटलाइन बनाना। जी, स्रोतों में इसे एक मजबूत इमारत के नक्शे जैसा बताया गया है। डेल कार्नेगी भी कहते थे कि अच्छी स्पीच कोई हादसा नहीं होती, उसे बाकायदा तैयार किया जाता है। तो ये नक्शा इतना जरूरी क्यों है भाई? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग वो स्वाभाविक रूप से संरचना और तर्क को पसंद करता है। उसे चीजें व्यवस्थित चाहिए। अच्छा। बिखरी हुई जानकारी को समझना और याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छी रूपरेखा आपकी बातों को एक धागे में पिरो देती है। इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले आता है स्पष्ट मकसद या स्पेसिफिक पर्पस। आप चाहते क्या हैं? मतलब आप चाहते क्या हैं कि आपकी स्पीच सुनने के बाद लोग क्या जाने, क्या महसूस करें या क्या करें? क्या सिर्फ जानकारी देनी है, या किसी बात के लिए मनाना है, या फिर किसी काम के लिए प्रेरित करना है? कार्नेगी इसे थ्रू लाइन कहते थे, एक ऐसा वाक्य जो आपकी पूरी स्पीच का सार बता दे। थ्रू लाइन? हाँ, ये मकसद आपको भटकने से बचाता है और सुनने वालों को भी पता रहता है कि ये सफर किस मंजिल की ओर जा रहा है। यानी पहले अपनी मंजिल तय करो, फिर रास्ता बनाओ। ठीक है, मकसद साफ हो गया, फिर उस नक्शे में और क्या होता है? फिर आता है मूल ढांचा, शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये तो कहानी कहने का सदियों पुराना नुस्खा है। हाँ, ये तो पता है। कार्नेगी का वो मशहूर फॉर्मूला याद है, उन्हें बताओ कि तुम क्या बताने वाले हो, फिर उन्हें बताओ कि तुमने क्या बताया। हाँ, सुना है। तो शुरुआत कैसे करें? धमाकेदार हो तो अच्छा है। शुरुआत का काम है दरवाजा खोलना और लोगों को अंदर खींच लाना। आप कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई चौंकाने वाला सवाल पूछ सकते हैं, जैसे शुरुआत में था, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं? ओहो, 60,000? हाँ, या कोई दिलचस्प आंकड़ा बता सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये प्राइमेसी इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। प्राइमेसी इफेक्ट मतलब लोग शुरुआत में सुनी बातें ज्यादा याद रखते हैं। अच्छा, और बीच का हिस्सा यानी बॉडी, वो स्पीच का दिल होता होगा, है ना? बिल्कुल, वही तो है स्पीच का दिल। यहाँ आप अपने मुख्य तर्क या बिंदु पेश करते हैं। आमतौर पे 2 या 3 से ज्यादा नहीं रखने चाहिए ताकि लोगों को याद रहें। और हर बिंदु को सिर्फ कहना नहीं है, उसे साबित भी करना है, उदाहरणों से, आंकड़ों से या फिर कहानियों से। हाँ, स्रोत में कमाल की बात लिखी है। शोध बताते हैं कि कहानियां तथ्यों की तुलना में 22 गुना ज्यादा यादगार होती हैं। 22 गुना? या जबरदस्त। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहानियां न्यूरल कपलिंग नाम की चीज करती हैं। न्यूरल कपलिंग? हाँ, मतलब सुनने वाले का दिमाग कहानी सुनाने वाले के दिमाग के साथ सिंक हो जाता है, एक गहरा कनेक्शन बनता है। वाव, ये तो कमाल है। और हाँ, इन बिंदुओं को एक तार्किक क्रम में रखना भी जरूरी है। जैसे पहले समस्या बताएं, फिर समाधान, या घटनाओं को समय के अनुसार बताएं। समझ गई, 22 गुना ज्यादा कहानियों की ताकत। और अंत में यानी निष्कर्ष, उसमें क्या करना चाहिए? अंत ऐसा हो जो दिमाग में बैठ जाए। यहाँ आप अपनी मुख्य बातों का संक्षेप में दोहराते हैं। ध्यान रहे कोई नई जानकारी नहीं देनी है यहाँ। ठीक है। और अक्सर आप एक कॉल टू एक्शन देते हैं। कॉल टू एक्शन? हाँ, यानी सुनने वालों को बताते हैं कि आप उनसे आगे क्या करने की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो कुछ सोचना हो या कोई कदम उठाना हो। ये रीसेंसी इफेक्ट का फायदा उठाता है। रीसेंसी इफेक्ट मतलब अंत में सुनी बातें भी याद रहती हैं? बिल्कुल, लोग अंत में सुनी बातें भी अच्छी तरह याद रखते हैं। तो शुरुआत ध्यान खींचे, मध्य सबूत दे और अंत याद दिलाए और प्रेरित करे। लेकिन इन हिस्सों को जोड़े कैसे रखें, ऐसा न लगे कि सब बिखरा बिखरा है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर विचारों में तालमेल या जिसे फ्लो कहते हैं वो काम आता है।
आपकी बातें एक नदी की तरह बहनी चाहिए, न कि अलग-अलग तालाबों की तरह। इसके लिए आप लेकिन दूसरी ओर इसके अलावा नतीजतन ऐसे ट्रांजिशन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इससे सुनने वाले एक विचार से दूसरे विचार तक आसानी से पहुंच जाते हैं और आपकी पूरी स्पीच एक कहानी या एक यात्रा जैसी लगती है। एक रणनीति ये भी है कि सबसे मजबूत बात से शुरू करें। अगर बीच में कोई थोड़ी कमजोर बात कहनी है तो उसे वहां रखें और फिर सबसे दमदार बात पर खत्म करें। ये सारी बातें मुझे स्रोत की वो किस्सा गो वाली कहानी से जोड़ रही हैं। हाँ। वो कहानीकार तो कमाल का था, पर उसकी बातें लोगों को याद ही नहीं रहती थीं। क्यों? क्योंकि कोई ढांचा ही नहीं था। कभी शुरुआत में अंत बता देता तो कभी बीच में कहीं और ही पहुंच जाता। बिल्कुल। फिर गांव के मुखिया ने उसे समझाया कि कहानी सुनाने से पहले उसका नक्शा बनाना कितना जरूरी है। हाँ, वो कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। मुखिया ने किस्सा गो को वही 3 बातें सिखाई जो हमने अभी डिस्कस की। पहला, एक स्पष्ट मकसद तय करो। किस्सा गो ने तय किया लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा, कहानी के 3 हिस्से बनाओ। शुरुआत जैसे एक सवाल पूछना कि क्या जंगल कम हो रहे हैं, मध्य पेड़ क्यों जरूरी हैं, काटने के क्या नुकसान हैं, लगाने के क्या फायदे हैं, कहानियों और उदाहरणों के साथ, और अंत मुख्य बातें दोहराना और कॉल टू एक्शन देना। क्या हम सब मिलकर कल से एक-एक पौधा लगाएंगे? और जब किस्सा गो ने इस नक्शे के हिसाब से कहानी सुनाई तो क्या हुआ? कमाल हो गया। हाँ। लोग न सिर्फ ध्यान से सुने बल्कि पेड़ लगाने को राजी भी हो गए। उस नक्शे ने, मतलब उसकी आउटलाइन ने, उसकी कहानी में जान डाल दी थी। सच में। चलिए अब आखिरी और तीसरे स्तंभ पर चलते हैं, डिलीवरी, यानी बात को लोगों तक पहुंचाना। कहा जाता है ना कि आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। बिल्कुल। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि संवाद का लगभग 93% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा? हाँ, ये आंकड़ा मेहराबियंस रूल थोड़ा संदर्भ के साथ समझा जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से भावनाओं और रवैयों के संचार पर लागू होता है, हर तरह के संवाद पर नहीं। लेकिन ये सच है कि डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर आपके शब्दों को या तो वजन देते हैं या उन्हें हल्का कर देते हैं। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं। पहला है वेशभूषा या पर्सनल अपीयरेंस। आप कैसे दिखते हैं ये पहली छाप बनाता है और आपकी विश्वसनीयता पर सीधा असर डालता है। तो क्या हमेशा सूट बूट पहनना जरूरी है या फॉर्मल कपड़े? जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप साफ सुथरे हों और आपका पहनावा अवसर और सुनने वालों के मुताबिक सही हो। हाँ, बहुत ज्यादा फॉर्मल कपड़े शायद विश्वसनीयता बढ़ाएं, पर हो सकता है थोड़ी दूरी भी पैदा कर दें। वहीं बहुत ज्यादा कैजुअल कपड़े शायद आपकी बात की गंभीरता कम कर दें। तो एक संतुलन साधना जरूरी है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। सही ढंग से तैयार होने से ना वक्ता का अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अच्छा, ये भी बात है। ठीक है, यानी अवसर के हिसाब से सलीके से तैयार होना। जी। और दूसरा तत्व? दूसरा है इशारे या जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट। जरा सोचिए, अगर कोई वक्ता एकदम बुत बनकर खड़ा रहे तो कितना बोरिंग लगेगा। हाँ बिल्कुल। हाथों का इस्तेमाल अपनी बातों पर जोर देने के लिए, थोड़ा चलना फिरना, लेकिन बेचैनी से नहीं बल्कि सहजता से। ये सब दिखाता है कि आप अपनी बात में कितने शामिल हैं और कितने आत्मविश्वासी हैं। खुले इशारे जैसे हाथ फैलाना आपको ज्यादा मिलनसार दिखाते हैं, जबकि हाथ बांधकर खड़े होना थोड़ा रक्षात्मक सा लग सकता है। अच्छा। स्रोत में पावर पोज का भी जिक्र था। पावर पोज वो क्या होता है? कुछ ऐसी शारीरिक मुद्राएं होती हैं जैसे हाथ कमर पर रखकर तन कर खड़े होना, जो ना सिर्फ आपको आत्मविश्वासी दिखाती हैं बल्कि कुछ शोध कहते हैं कि ये आपके हार्मोन्स पर असर डालकर आपको अंदर से वैसा महसूस भी कराती हैं। अरे वाह, पावर पोज, ये तो दिलचस्प है। यानी हमारी बॉडी हमारे दिमाग को भी सिग्नल भेजती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी? हाँ, तीसरा है आंखों में देखना या आई कांटेक्ट, जिसकी बात हमने पहले भी की थी भाषा के संदर्भ में। डिलीवरी के लिहाज से ये सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली तरीका है श्रोताओं से जुड़ने का। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि सीधे उसी से बात कर रहे हैं। ये ईमानदारी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। घबराहट में अक्सर लोग नजरें चुराते हैं। हाँ, वही लाइट हाउस मेथड यहाँ बहुत काम आता है। लाइट हाउस मेथड? हाँ, जैसे लाइट हाउस अपनी रोशनी चारों ओर घुमाता है, वैसे ही धीरे धीरे अपनी नजरें हॉल के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोगों पर ले जाना।
हर सेक्शन को शामिल महसूस कराना। ये तीनों बातें, वेशभूषा, इशारे और नजरें मिलाना, मुझे प्राचीन ग्रीस के उस युवा वक्ता एम्ब्रोस की कहानी याद दिला रहे हैं जो स्रोतों में थी। हाँ, बिल्कुल। उसके पास विचार तो बहुत अच्छे थे, पर स्टेज पर आते ही सब गड़बड़। सिर नीचे, नोट्स में गड़ा हुआ, हाथ जैसे शरीर से चिपके हुए, आवाज कांपती हुई। लोग सुनते तो थे पर जुड़ते नहीं थे। सही। और फिर उसके शिक्षक थेरॉन ने उसे यही 3 चीजें सिखाईं। पहला, वेशभूषा। थेरॉन ने कहा, साफ टोगा पहनो जो अवसर के अनुकूल हो ताकि लोग तुम्हें गंभीरता से लें। दूसरा, इशारे। थेरॉन ने समझाया कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी बातों का साथ दें। जैसे पहाड़ की बात करते हुए हाथ फैलाओ, विचारों में शारीरिक ऊर्जा डालो। अच्छा। और तीसरा और सबसे अहम, नजरें मिलाना। थेरॉन ने कहा, यह दिलों में झांकना है, इससे विश्वास बनता है। और उसे वो लाइट हाउस मेथड सिखाया। और जब एम्ब्रोस ने इन बातों को अपनाया, सही टोगा पहना, बातों के साथ इशारों का इस्तेमाल किया और सबसे बढ़कर लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात की, तो क्या हुआ? उसकी कांपती आवाज में दम आ गया। हाँ, उसके शब्दों में जान आ गई और लोग उससे जुड़ गए। वो नया थेरॉन कहलाने लगा। ये कहानी सच में दिखाती है कि शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, डिलीवरी के बिना अधूरे हैं। तो आज हमने पब्लिक स्पीकिंग के इन 3 जरूरी स्तंभों को खंगाला। भाषा का बुद्धिमानी से इस्तेमाल, जहां हमने समझा कि सरल, सकारात्मक और सम्मानजनक भाषा कैसे दिमाग पर असर करती है, और नजरें मिलाना कैसे जुड़ाव बनाता है। फिर हमने स्पीच की आउटलाइनिंग को देखा, एक स्पष्ट मकसद, शुरुआत, मध्य, अंत की संरचना और विचारों का सहज प्रवाह क्यों जरूरी है, और कहानियां कैसे जादू कर सकती हैं। सही। और आखिर में बात को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें वेशभूषा, इशारों और आई कांटेक्ट की भूमिका को समझा, जिसने एम्ब्रोस जैसे वक्ता को एकदम बदल दिया। ये सब दिखाता है कि प्रभावी ढंग से बोलना सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ बड़े मंचों के लिए नहीं है। हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग्स में, यहाँ तक कि दोस्तों से बात करते हुए भी ये काम आ सकते हैं। इन तकनीकों को समझकर और थोड़ा अभ्यास करके कोई भी अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट और असरदार ढंग से पेश कर सकता है और लोगों के साथ ज्यादा गहरे और विश्वसनीय रिश्ते बना सकता है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने देखा कि संवाद में नॉन वर्बल चीजें जैसे बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा और साथ ही संरचना कितनी महत्वपूर्ण है। तो फिर वो संचार जो पूरी तरह से टेक्स्ट आधारित है, जैसे ईमेल या मैसेजिंग, जहां ये सब गायब होता है, वहां हम जुड़ाव और समझाने बुझाने के वही लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या टेक्स्ट कभी आमने सामने की बातचीत के उस गहरे कनेक्शन की बराबरी कर सकता है, या हमें अपनी उम्मीदें बदलनी होंगी? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, जरूर।